हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स का कंटेंट लेकर के आता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने एलडीसी के अंतर्गत देखा था कि पूरा साइंस का कोर्स आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया था यूट्यूब के ऊपर, और मैथ्स का भी कंप्लीट आपको यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा रखा है। वही सेम मैथ्स और साइंस का कंटेंट आपके लिए सीईटी एग्जाम में भी वही सिलेबस है, टॉपिक टू टॉपिक वही सिलेबस है। इसलिए आप लोग अगर सीईटी के अंदर भी साइंस और मैथमेटिक्स का कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। जो एलडीसी की क्लासेस है वो पूरी की पूरी क्लासेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है हेल्पफुल रहेगी। आप लोग आराम से देख सकते हैं, वो पूरी की पूरी आपकी बहुत सहायता करेगी। ठीक है, हम लोग जो है अभी रिवीजन सीरीज पर काम कर रहे हैं। तो हमने पहला टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे थे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आपके आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन। ये सभी वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके अभी हाल ही की जो परीक्षाएं हुई है, जैसे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे फिर आपके आरएएस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, जो हाल ही के अभी अभी जो कंप्लीट हुए हैं पेपर, उनमें आए हुए क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं एलडीसी का, ताकि आपको पता चले कि अच्छा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो आपने पढ़ा है वो काम का है या नहीं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था और वो था बायोटेक्नोलॉजी से कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरएएस के एग्जाम में कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको बता दूं कि आपके बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जो है राजीव गांधी जी के नाम से, वो आपका स्थित है जोधपुर जिले में। कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। सर नए जोधपुर में या पुराने जोधपुर में? तो भैया अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, जोधपुर में है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक, अब इसके अंतर्गत और क्या याद रखना है, तो ये जो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसका नाम पहले ये नहीं हुआ करता था। इसका जो पहले नाम था, पहले इसका नाम मिलता है शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र। तो आप इसका पूर्व नाम लिख लीजिए। जो चीजें आपको यहाँ लिखवाई जा रही है, हो सकता है उसमें से कुछ पूछ लिया जाए अब। तो इसका पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम था शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विकास केंद्र। ठीक है, तो इसका पहले जो नाम था वो क्या था? शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र। इसके बाद में सर इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना 1990 में हुई थी। कब? 1990 के अंदर हुई थी। इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है बेहतर कल के लिए खोजें। बेहतर कल के लिए खोजें, यानी कि फॉर टुमारो बेटर, सर्च टुडे, यानी कि अभी जो है अगर हम खोजेंगे तो ही तो कल बेहतर होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको क्या याद रखना है, इसका जो ध्येय वाक्य कह सकते हैं या इसका सिद्धांत। तो ध्येय वाक्य, ठीक है, वो क्या है? बेहतर, बदतर नहीं, बेहतर। ठीक है, बेहतर कल के लिए खोजें। ठीक, चलो बेहतर कल के लिए खोजें, ये हो गया हमारा ध्येय वाक्य। क्लियर? इसके बाद में जो इसका मूल संस्था है वो कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मूल संस्था यानी कि जो बेसिक आपका इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, तो मूल संस्था है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है आपका वो, ठीक है, मंत्रालय। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये सब चीजें आपसे जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है पूछी जाए। ठीक, चलो
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गैस एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी जब मैंने पढ़ाई थी तब आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि असाधारण रूप से विकसित होने की जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है, तो वो होती है आपके स्टेम सेल के अंदर। और स्टेम सेल पर आधारित कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो स्टेम कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो है क्या कर सकती है, तो असाधारण रूप से विकसित होने की क्षमता होती है। क्लियर। अब आपको जो है ये बात तो याद रखनी ही है। इसके अलावा इन कोशिकाओं से हम क्या कर सकते हैं, तो मानव शरीर के अंदर प्रत्यारोपण जो होता है ना, तो जो ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर के अंदर प्रत्यारोपण करके विभिन्न अंगों का जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारे उपचार हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग रोग है उनका उपचार हम स्टेम सेल्स के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो है, एक सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टेम कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखना। ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो स्टेम सेल्स दो प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, टू टाइप्स। क्लियर। कौन कौन से, तो एक होती है हमारे जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है उसकी स्तंभ कोशिकाएं, तो भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं, तो आप लिखेंगे भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं, ठीक है। एक तो ये कोशिकाएं होती है भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है वयस्कों की स्तंभ कोशिकाएं। कौन सी होती है, वयस्क जो लोग होते हैं, एडल्ट जो है उनकी, तो वयस्कों की स्तंभ कोशिकाएं, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। तो स्टेम सेल्स दो प्रकार की होती है, भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं और हमारे वयस्कों की स्तंभ कोशिकाएं, ठीक है। उपयोगों के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है। पहली जो इसके अंदर आती है वो आ जाती है आपके कौन सी, टोटीपोटेंट। ये सब बता रखे हैं मैंने, ठीक है ना। ये तो मैं वापस इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कोई नया आया हो तो उससे लगे कि भाई पता नहीं क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। टोटीपोटेंट। इसके अलावा मल्टीपोटेंट होती है, ठीक है। मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, और एक और होती है, बताइए कौन सी होती है, कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, प्लूरीपोटेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए प्लूरीपोटेंट। ये उपयोग के आधार पर स्टेम सेल्स के भाग है। ये वैसे आपका बेसिक भाग है भ्रूण की स्तंभ कोशिका और वयस्कों की। ये उपयोग के आधार पर टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टीका जो पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेशन डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है। तो जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के हेल्प से बनाया गया टीका होता है वो टीका क्या कहलाता है, तो वो टीका होता है आपके दूसरी पीढ़ी का, यानी सेकेंड स्टेज का, ठीक है। दूसरी पीढ़ी का टीका कहेंगे, सेकेंड जनरेशन का टीका जो है किसको कहते हैं, जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी से बनाया जाता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है, तो दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को मिला करके एक नए प्रकार के डीएनए का जो है डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं और इस तकनीक को हम जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसी को जीन क्लोनिंग, ठीक है, जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके अंतर्गत इस तकनीक से जो है बना हुआ पहला मानव हार्मोन जो था वो था इंसुलिन। कौन सा था, तो पहला जो मानव हार्मोन था
वो था आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो इससे बनाया गया पहला मानव हार्मोन है। कौन सा? इंसुलिन। क्लियर? ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में दूसरा, इस तकनीक की जो है खोज कब की गई थी? क्या खोज है ना? तो इस तकनीक की जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी 1972 में। कितने में? 1972 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1972 में जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग मतलब जो है खोज की गई। इसके उपयोग से मानव हार्मोन इंसुलिन बनाया गया सबसे पहले। इसी को जीन क्लोनिंग कहते हैं और इससे बनाए गए जो टीके होते हैं वो दूसरी पीढ़ी के टीके कहलाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है फिर हमारे पास में, जैसा कि मेंडल के द्वारा अध्ययन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है? तो आपको पता होगा कि हमारे मेंडल नामक वैज्ञानिक, जिन्हें हम आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, इनके द्वारा मटर के 7 गुणों के ऊपर जो है क्या की गई थी? रिसर्च की गई थी, जिसमें से 7 गुणों में से कुछ थे भाई, 7 थे तो उसके दो पॉसिबिलिटी थी, या तो जैसे कि वो बौना होगा या लंबा होगा। तो बौना जो है उसमें अप्रभावी गुण था। ऐसे 7 लक्षणों में 7 ही क्या थे हमारे पास में? प्रभावी गुण, और 7 ही थे अप्रभावी गुण। तो यहां पर पूछा है कि पुष्प की अंतिम पुष्प की स्थिति, हरी फली का रंग, पीले रंग का बीज और फूली हुई फली, इन चार में से ऐसा कौन है जो आपका प्रमुख गुण नहीं था यानी प्रभावी नहीं था? तो आपको बता दूं, पीले बीज का रंग जो है एक प्रभावी गुण है। इसके लिए मैंने पूरी एक टेबल बनवाई थी आप लोगों को, उस टेबल के अंदर आप देख लेना, ये जो तीन है ना, बी डी और सी, ये तीनों प्रभावी जो लक्षण है उसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये जो है अंतिम पुष्प स्थिति, ये आता है अप्रभावी लक्षण के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा एक चीज और मैंने बताई थी कि जो हमारे मेंडल नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने मटर के अलावा एक और पौधा था जिसके ऊपर इन्होंने जो है क्या करा था? रिसर्च करी थी। जो अन्य पौधा था उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उसके अन्य पौधे पर अब क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बाकी उन्होंने मटर के ऊपर क्या क्या करा था वो सब पता ही है आपको, है ना? इन्होंने अलग अलग जो रेशियोज वगैरह दिए थे वो सब बता चुका हूं, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार मौजूद नहीं है ना? तो बेसिकली आपको पता होगा डीएनए की संरचना के अंदर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो डीएनए की संरचना में 3 भाग होते हैं, तो आप लिख लीजिए, है ना? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है। एक होता है नाइट्रोजन सार। कौन सा होता है? नाइट्रोजन सार। दूसरा कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन सार के अलावा दूसरा होता है सुगर। ठीक है, और तीसरा कौन सा आ जाता है? तो फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा आता है? फॉस्फोरिक अम्ल। क्लियर? ये याद रखना। तो नाइट्रोजन सार, सुगर और फॉस्फोरिक अम्ल जो है, ये 3 भाग है जो कि आपके डीएनए के कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि हमें बात करनी है केवल नाइट्रोजन सार की। तो नाइट्रोजन सार के अंदर भी 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग है। कौन कौन से? तो एक था हमारे पास में प्यूरिन। कौन सा था? प्यूरिन। और एक है हमारे पास में पिरिमिडिन। कौन सा है? पिरिमिडिन। ठीक है, अब जो प्यूरिन है इसके भी 2 भाग है। आप लोगों को पता है ना, ये सब डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। क्या क्या होते हैं? तो प्यूरिन के 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारे पास में एडिनिन और एक होता है ग्वानिन। ठीक है, वहीं पर अगर पिरिमिडिन की बात की जाए तो पिरिमिडिन के अंदर आता है एक तो हमारा थाइमीन। क्या आता है? थाइमीन। और एक आता है साइटोसिन। क्या आता है? साइटोसिन। ठीक है, तो ये टोटल जो है डीएनए के 3 भाग थे, नाइट्रोजन सार, सुगर, फॉस्फोरिक अम्ल, जिसमें से नाइट्रोजन सार के अंदर 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जिसमें प्यूरिन के 2 होते हैं, एडिनिन जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्वानिन जिसे जी से, पिरिमिडिन थाइमिन जिसे टी से, और साइटोसिन जिसे सी से। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये तो हो गया डीएनए का भाग, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से आप याद कर लीजिए। और इसके अंदर आपको ये बात भी पता होगी कि ये जो हमारे हैं जैसे कि एडिनिन है,
वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये बंध जो होते हैं वो कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। इतना डिटेल के अंदर तक हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो ये हमारे पास चार है, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इसकी जगह पर एक ऐसा होता है जो इनमें से नहीं पाया जाता, और वो आरएनए के अंदर यूरासिल में कन्वर्ट होता है। तो आरएनए के अंदर भी जो है ये तीन तो पाए ही जाते हैं, लेकिन एक आरएनए के अंदर पाया जाता है, वो होता है यूरासिल। तो बताइए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार मौजूद नहीं होता है? तो देखो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए में एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। यूरासिल तो किसके अंदर होता है? आरएनए के अंदर होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरासिल। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यूरासिल जो है वो तो आरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है आरएनए डीएनए के बारे में तो आप सही कर जाएंगे। शुगर का स्ट्रक्चर तक हमने बनवा रखा है, फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में पूरी डिटेल में अपन ने बात कर रखी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से चलो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया तो मैं आगे बढ़ू? अच्छा, एक बार साइड में आना है, लो ले लो भाई, ले लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम था। तो मानव प्रोटीन से समृद्ध जो है वो कौन सी गाय थी ऐसी, है ना? तो वो गाय थी आपकी रोजी। कौन सी गाय थी? रोजी। कौन सी गाय थी? रोजी। ठीक है, हाँ। तो कौन सी गाय थी? रोजी, ये याद रखना। ठीक है, अब रोजी की स्पेलिंग तो अलग होती है, ROSIE होती है ना, स्पेलिंग ये होती है लेकिन इसकी ये, और इसको पढ़ा रोज ही जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रोजी के बारे में। तो ये जो हमारे पास में कृत्रिम जीव होते हैं, कृत्रिम तरीकों से हम क्या करते हैं? जीनोम को बदल देते हैं, और जैसे ही जीनोम को बदला जाता है तो जो नया जीव बनता है उसे ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक जीव के अंदर जो पहली ऐसी ट्रांसजेनिक जीव जो मानव प्रोटीन से समृद्ध दूध देती थी वो थी रोजी गाय। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आपके ये, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, ये जो रोजी है इसको पैदा कब किया गया था? तो इसको पैदा किया गया था 1997 के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अब मानव प्रोटीन कौन सा होता है? तो मानव प्रोटीन आप लोगों को पता होगा क्या होता है? एल्फा लैक्टिकल लूबिन। ठीक है, कौन सा होता है? लैक्टिकल बुमिन, सॉरी, अल्फा लैक्टिकल बुमिन। तो ये आप लिख लीजिए, मानव प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है, वो मैं यहीं से ला रहा हूं, लिख लीजिए, एल्फा लैक्टिकल बुमिन। ठीक, ये ध्यान रखना। अल्फा लैक्टिकल बुमिन जो है वो मानव प्रोटीन होता है, जिससे आपका जो है क्या किया जाता है? इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इसके अंदर, किसके अंदर? गाय के अंदर। ठीक है, और फिर ये गाय जो है हमारे लगभग प्रति लीटर दूध के अंदर, है ना, 1 लीटर अगर दूध दे रही है तो 1 लीटर दूध के अंदर कितना? 2.4 ग्राम। ठीक है, 2.4 ग्राम लैक्टिकल बुमिन जो है आपका पाया जाता है। कौन सा? प्रोटीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? बताइए, आगे शिफ्ट हो गया? हाँ जी, ये देखो, तो निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो बताइए ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा कौन नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, बताइए। इसमें शायद एक क्वेश्चन गायब है, चेक करो एक बार, चेक करो आप, है ना? हाँ, मैं क्लास लेता, चेक। देखो, निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो बीटी कॉटन जो है वो ट्रांसजेनिक जीव है। ठीक है, गोल्डन राइस भी है, और टमाटर की फ्लेवर सेवर जो किस्म है वो भी है। तो कौन सी नहीं है? पूसा स्वर्णिम जो है वो आपके ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो है आपके पूसा स्वर्णिम है, ये ब्रेसिका की एक किस्म है। किसकी? ब्रेसिका की एक
किस्म है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो है सरसों परिवार की एक प्रजाति है, जिसके अंदर हम जो है ये कह सकते हैं कि श्वेत रतुआ के प्रति ये क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। तो ये याद रखना कि ये एक ब्रेसिका की किस्म है। और ब्रेसिका क्या है, तो सरसों परिवार का ही एक पौधा है, ठीक है। और ये जो है हमारे ब्रेसिका, ये रतुआ नामक एक जो है रोग है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, प्रतिरोधी किसकी, रतुआ की, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके काम की चीज थी, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में प्रोटीन बनने की जो सही प्रक्रिया की पहचान है वो आपको करनी है। तो ये तो पूरा मैंने आपको एज इट इज डायग्राम बना करके बताया था। और ये क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया था। तो आपको पता होगा कि डीएनए से जब हम एमआरएनए बनाते हैं, तो डीएनए से एमआरएनए कब बनता है, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तब। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से होगा, इसका मतलब ऑप्शन एक ही था, लो ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। तो बस ट्रांसक्रिप्शन हो गया और एमआरएनए से प्रोटीन बनना यानी ट्रांसलेशन होना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर था, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एलडीसी 2024 जो अभी एग्जाम हुआ उसके अंदर ही आया था। इस जो हमारे पास में बेसिकली ये जो है ना आपका सिलेबस में दे रखा है क्या, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत है ना, तो उस के अंदर से ही हमने ये क्वेश्चन बनाया था। बस वहां से यही क्वेश्चन बन सकता था और ये बन गया, ठीक है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो क्रिक नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसे प्रतिपादित किया था 1958 में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत, और इसे प्रतिपादित क्रिक ने किया था 1958 में, 1958 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, वहां से यही क्वेश्चन बन सकता है और ये आपको याद रखना है। हिंदी में अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है अनुलेखन और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवादन, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। और फिर है, निम्न में से कौन सी तकनीक है जो फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है, तो जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेस, ऑटो रेडियोग्राफी या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो बताइए भाई, तो सीधी सी बात है कि अगर हमें जो है फोरेंसिक विज्ञान के अंदर पता लगाना है कि कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ है या किसका किससे संबंध है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, सीधी सी बात है डीएनए से जो है फिंगर प्रिंटिंग करवा देंगे, क्योंकि हर एक डीएनए का जो है अलग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमें पता चल जाएगा। जीन थेरेपी वगैरह तो मेथड है, आरएनए इंटरफेस, ऑटो रेडियोग्राफी वगैरह, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो बेसिकली जो संदिग्ध है जिसके भी बारे में कह रहे हैं कि भाई ये सपोज करो कोई दो कपल गए, कि भाई बच्चा एक है और दो कपल चलेगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो, एक ये है हमारे पास में बच्चा, अब इस बच्चे के दो पैर फैमिली आ रही है, ठीक है। एक फैमिली वन ये है और एक फैमिली टू ये है। तो हम क्या करेंगे कि इस बच्चे का डीएनए लेंगे, ठीक है, और इसका भी डीएनए लेंगे और इसका भी डीएनए लेंगे, इस फैमिली का भी, फिर क्या करेंगे, मैच करेंगे, जिसके साथ मैच करेगा वो जो है फैमिली सही बोल रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, लेकिन इसके अंदर हम जो है आरबीसी के उपयोग को नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीसी जो है मैंने आपको बताया था केंद्रक नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर कोई डीएनए वगैरह नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखें, ये चीजें मैंने आपको जो बताई है ना उनका आप उपयोग करें अब, है ना। बार बार सभी चीजें मैं आपको लिखवा लिखवा के नहीं ले सकता, ठीक। चलो तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में जो रह गया था ना क्वेश्चन, एक रह गया है, उसके बारे में मैं बता देता हूं, हालांकि यहाँ पर छपा नहीं है शायद वो क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन ये है बेसिकली, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूं। मनुष्य में लिंग निर्धारण करने के लिए जो गुणसूत्र पर आधारित है, तो आपको मनुष्य के अंदर लिंगों का गुणसूत्र कैसे, मतलब जो है ना गुणसूत्र कैसे डिसाइड करता है वो सब है मनुष्य के लिंग निर्धारण से संबंधित। तो मनुष्य का लिंग निर्धारण हुआ, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत हुआ, ये बेसिकली ऐसे टॉपिक है जिसमें फिक्स क्वेश्चन है। तो देखो अब मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं पूरा डिटेल में बात करते हैं अब, है ना। चलो एक बार पूरा ही लिख लो। देखो, मानव में
गुण सूत्र। तो मानव में गुण सूत्र होते कितने हैं? 46। जोड़े की बात करें तो कितने जोड़े होते हैं? तो आपके 23। लेकिन अगर कायिक गुण सूत्र की बात करें तो कितने होते हैं? तो कायिक गुण सूत्र या अलिंग गुण सूत्र कहते हैं, वो होते हैं 44। अगर कायिक गुण सूत्र जोड़े की बात करें तो वो होते हैं 22। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। इसके अलावा अब देखिए, जो आपके पिता होता है यानी लड़का, उस लड़के के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र जो होगा। और माता में तो एक्स एक्स ही रहता है। जब माता और पिता के मिलने से जो बच्चा होगा, वहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, मान लो इसका एक्स गुणसूत्र, इसका एक्स गुणसूत्र, इसका एक्स गुणसूत्र, इसका वाई गुणसूत्र। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर मिलन होगा। अगर एक्स एक्स मिला तो लड़की, एक्स एक्स मिला तो लड़की, एक्स वाई मिला तो लड़का, और ये एक्स वाई मिला तो लड़का। इसका मतलब पॉसिबिलिटी 50% होती है गर्ल की, 50% होती है बॉय की। समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार से मानव के शरीर का लिंग निर्धारित होता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये किसमें होता है? नर में। ठीक है, ये किसमें होता है? मादा में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। वैसे नर मादा शब्द यहाँ पर यूज करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मनुष्य की, तो मनुष्य में पुरुष और वही होंगे। नर का मतलब तो फिर कोई भी जो है ना, अगर कुत्ता है वगैरह सभी के लिए नर यूज होता है, फिर वो पुरुष पूरी एक पुरुष जाति को बताता है। लेकिन यहाँ पर पुरुष एक व्यक्ति विशेष की बात होती है। ठीक है, चलो, तो मानव जाति के अंदर ये बात हो रही थी, तो हमने ये देख लिया है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपको यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया है लिंग निर्धारण का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।